हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 6। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको हेडिंग दिख ही रही है, विद्युत प्रतिरोधों का संयोजन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि देखो, लाइव चैट वगैरह के अंदर मैं आपके रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप लोगों के सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। तो उन कमेंट्स के अंदर बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स आ रहे हैं, जो वो लिख रहे हैं, उसके अंदर कई सारी बातें पूछी जा रही है। तो उनमें से 2-3 बातों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। कि पहली बात तो ये पूछी जा रही है कि सर, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस कब से होगी? हिंदी मीडियम की क्लासें तो बहुत बढ़िया से चल रही है, लेकिन हमारे इंग्लिश मीडियम की क्लासेस का क्या? तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि इंग्लिश मीडियम की क्लासें भी बड़ी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। उसके अंदर भी बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स मिलेंगे आपको, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो, मैथमेटिक्स, हर टॉपिक से आपको इंग्लिश मीडियम की क्लासें बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सर, आप स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर नहीं पढ़ा के डायरेक्ट ही विद्युत धारा पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा बच्चों नहीं है कि हम लोग विद्युत धारा वाला चैप्टर पहले ले रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी वाला चैप्टर भी हम लोग पढ़ाया है, वो यूट्यूब पे अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमारा जो एपेक्स का ऐप बना है, मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे एपेक्स का ऐप लॉन्च हो चुका है। और वो ऐप राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए एक, बिल्कुल कह सकते हैं, गागर में सागर भरने वाली बात, उस तरीके से हम लोगों ने ऐप बनाया, जिसके अंदर कि आपको हर टॉपिक का, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे सीबीएसई हो, राजस्थान बोर्ड हो, हर बच्चे के लिए वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई गई है। जिसके अंदर आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे, इसके अलावा भी जो कंटेंट है, जो नोट्स है, उसको भी अपलोड करने का काम किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ में आपके जो डाउट वगैरह आएंगे उनको भी डिस्कस किया जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा डीपीपी दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस पेपर भी करवाए जाएंगे, ताकि और आप उस टॉपिक के अंदर इंप्रूवमेंट कर पाए और आपके उस टॉपिक के अंदर निखार आ पाए। तो हर तरीके से हम लोग आपके लिए अवेलेबल है। तो आप आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके हमारे एपेक्स क्लासेस एड्यूटेक का जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। चाहे एंड्रॉयड मोबाइल काम में ले रहे हो, चाहे आईफोन काम में ले रहे हो, दोनों के लिए ही ये अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रख सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस होगी उस ऐप के अंदर, राजस्थान बोर्ड के लिए भी है, सीबीएसई के लिए भी है। और उसके अलावा उसके अंदर सारे नोट्स भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं हर तरीके से। मतलब जो एक स्टूडेंट के लिए बेसिक डिमांड होती है कि वो बोर्ड में एक मैजिकल नंबर होता है 100 आउट ऑफ 100, उस मैजिकल नंबर तक कैसे पहुंच पाए, तो उस मैजिकल नंबर पे पहुंचाने का हमारा मकसद है। तो वो आप ऐप डाउनलोड करके वो अपने उस ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों से कहना चाहता था। इंग्लिश मीडियम भी होगी, बिल्कुल होगी, और बहुत बढ़िया ढंग से होगी सारी चीज़ें। और साथ ही साथ में स्थिर वैद्युतिकी वगैरह हर टॉपिक को उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा जैसे एक क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। और कैसे बच्चे 100 में से 100 नंबर लेके आए, उसके ऊपर हमारी पूरी मेहनत रहती है। तो आज ही आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आगे के टॉपिक को भी आप स्टडी कर सकते हैं बढ़िया से, जिसके अंदर आपको की नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं। उन नोट्स के भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर वीडियो तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन सर नोट्स नहीं बनते हम लोगों से। तो नोट्स अगर नहीं भी बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो वैसे कहता हूं कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहिए, ताकि और भी आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता रहे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर नोट्स नहीं बनते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने उस ऐप के अंदर नोट्स भी अवेलेबल करवाए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज अपन टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक जो आज हमारा है वो विद्युत प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। तो देखिए, हमने विद्युत प्रतिरोध पढ़ा था कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उसके अंदर जो हमने चर्चा की थी, तो उस चर्चा में हमने देखा था कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है, वो विद्युत प्रतिरोध बेसिकली हमने जो फॉर्मूला लिखा था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये जस्ट इससे पिछले वाला जो लेक्चर है, उस लेक्चर के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि R इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, रो एल डिवाइड बाय ए। जिसको भी पता नहीं है वो पीछे वाले यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकता है कि राजस्थान बोर्ड विद्युत धारा लेक्चर नंबर 5। ठीक,
तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो प्रतिरोध होता है वो बेसिकली 3 बातों पे निर्भर करता है। मैंने उस समय भी कहा था कि केवल ये 3 बातें नहीं है। पहली बात हमने क्या बोली थी कि विद्युत प्रतिरोध लंबाई पे निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है, लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। फिर दूसरा क्या था कि विद्युत प्रतिरोध एरिया बढ़ाने पे कम होता है, पतले तार जो होते हैं उनका विद्युत प्रतिरोध ज्यादा होता है, और जो मोटे तार होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, कम होता है। और तीसरी बात हमने देखी थी प्रतिरोधकता के बारे में। जो प्रतिरोधकता बेसिकली होती है वो प्रतिरोधकता मटेरियल होता है कि आपका जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा रो नहीं बदलेगा। जैसा एक हमने एग्जांपल भी लिया था कॉपर का, अगर याद हो आप लोगों को तो 2 कॉपर के तार लिए थे तो उनकी प्रतिरोधकता क्या होगी बच्चों, सेम होगी। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसके जस्ट अपन आगे का आप टॉपिक देख रहे हैं कि और ये प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, कि प्रतिरोध और किन किन बातों के ऊपर निर्भर कर रहा है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 3 बातें तो हम पहले ही लिख चुके हैं इसके बारे में, तो 3 बातें वापस से एक बार मेमोराइज करवाने के लिए, याद दिलाने के लिए वापस से एक बार इनको लिख रहा हूं कि प्रतिरोध पहले किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे। तो R समानुपाती L, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। दूसरी बात हमने क्या सीखी थी कि R व्युत्क्रमानुपाती A, एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तार का अगर मोटा तार होगा तो एरिया बढ़ गया। उसका एरिया कहां से देखते हैं, इधर वाले तरफ से देखते हैं कि ये एरिया है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, कम होगा। और तीसरी बात जो हमने की थी वो बच्चों की थी प्रतिरोधकता की। और प्रतिरोधकता मैंने कहा है कि ठीक है, ये हम बोलने के हिसाब से कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता, बाकी आपको याद क्या होना चाहिए, मटेरियल या पदार्थ की प्रकृति, कि अगर पदार्थ चेंज होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रतिरोध चेंज होगा। अगर पदार्थ चेंज नहीं है तो रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज इसके ही आगे वाला टॉपिक आता है और वो टॉपिक है 4th पॉइंट, वो है धारा प्रवाह की दिशा पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, धारा के प्रवाह की दिशा पर, यह पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। लेक्चर अभी से स्टार्ट हो रहा है। ये तो 3 बातें अपन ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उसके आगे का है कि धारा के प्रवाह की दिशा पर कैसे डिपेंड करता है आपका प्रतिरोध, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, धारा के प्रवाह पे डिपेंड करने के लिए अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई एक अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरीके से एक कोई तार बना हुआ है। तार अपन इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये इसकी जो भुजा है वो मान लीजिए कि ए भुजा है। ठीक है ना, या फिर इसको अपन थोड़ा सा अलग ढंग से ही बना देते हैं, ड्राइंग ही कर लेते हैं चलो, ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, ये तो घन जैसा दिख रहा है। तो देखिए, हमारे पास इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ऐसा कोई एक तार या फिर इस तरीके का एक क्षेत्रफल बना हुआ है हमारे पास। ठीक बच्चों, तो इस तरीके का हमारे पास क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक की जो भुजा है वो हमने मान ली कि ए है। ये भुजा कितनी है बच्चों, ए है। ये वाली भुजा अपन मान लेते हैं कि बी है, और ये जो भुजा है वो सी है। बोलो क्लियर है। 3 भुजाएं हैं यहां पे। एक जो हमने घनाभ लिया है, इस घनाभ के अंदर 3 भुजाएं हैं, एक ए, बी और सी। धारा की प्रवाह पे कैसे डिपेंड करता है प्रतिरोध, मटेरियल तो सेम है। ठीक है, तो अब इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि मान लो मैं धारा को अलग अलग दिशाओं से प्रवाहित करूं। अलग अलग दिशाएं कैसे, ध्यान से समझना बात को, कि मान लीजिए अगर धारा इस चालक तार में, ये इस तरीके से बना हुआ चालक तार है, और इस चालक तार के अंदर धारा इधर से प्रवाहित होकर
इधर से बाहर निकल रही है। समझना बच्चों बात को ध्यान से, धारा आई जो है वो इधर से प्रवाहित हुई और इधर से प्रवाहित होकर इधर से बाहर निकली। ठीक है बच्चों, तो उस केस के अंदर इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध बेसिकली हमने क्या बता रखा है कि रो एल बाई ए। रो क्या होता है? मटीरियल। क्या मटीरियल चेंज हो रहा है इस केस में? मटीरियल तो वही है, तो रो तो एज इट इज। एल क्या होता है? लंबाई, जिस लंबाई से होके वो धारा प्रवाहित हो रही है। तो जरा बताओ लंबाई कितनी है? तो धारा इधर से इधर बाहर निकल गई, इधर से अंदर घुसी और इधर से खुपच से क्या हो गई? बाहर निकल गई। ठीक है ना? तो यहां से धारा अंदर गई और यहां से बाहर आई, तो बताओ लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई कितनी है? ए लंबाई है। तो क्या लिखा जाएगा बच्चों? ए लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक, फिर आ रहा है क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल क्या होता है? काट क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो जरा ध्यान दीजिए, इसका काट क्षेत्रफल, ये तो लंबाई होगी, काट क्षेत्रफल कौन सा होगा? ये वाला क्षेत्रफल, मतलब ये वाली भुजा। ध्यान से समझो, ये जो हमारा एरिया है, ये एरिया क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो जरा एरिया बताओ, तो इसकी भुजा एक कितनी है? सी है, और ये भुजा कितनी है? बी भुजा है। भाई सिंपल सी बात है, ये तो धारा की प्रवाह की दिशा में तो लंबाई होगी। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? मैं अगर कहूं इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो इसको यहां से काटो, ये जो क्षेत्रफल होगा वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। तो इस वाले के लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या लिखा जाएगा? इसकी दोनों लंबाइयां क्या हो जाएगी? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई क्या हो जाएगी? सी मान लो, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? बी मान लो। तो क्या हो जाएगा? बी मल्टीप्लाई विद सी। ये हमारे पास प्रतिरोध आया R1। क्लियर है बच्चों? तो अगर धारा इधर से प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध कितना आएगा? रो ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय रो मल्टीप्लाई विद ए डिवाइड बाय बी इंटू सी। ये हमारे पास प्रतिरोध आया। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि धारा इस बार इधर से अंदर घुसी और इधर से बाहर निकल गई। समझना बात को, धारा इधर से अंदर आई, इस वाले फलक से अंदर आई और इधर से क्या हो गई? बाहर निकल गई। तो अगर मैं आपको पूछूं इस केस में कि प्रतिरोध क्या होगा, इस केस में प्रतिरोध क्या होगा, तो R2 बराबर क्या लिखोगे बच्चों? R2 बराबर, तो बताओ धारा इधर से जा रही है तो कितनी लंबाई कवर की इसने? तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? बी हो जाएगी। भाई इधर से ही तो जा रही है, लॉजिकली सोचो, तो इधर से जाएगी तो लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों? बी। तो रो तो एज इट इज। रो की मैं बात करूं पहले, तो रो तो मटेरियल क्वालिटी है, मटेरियल थोड़ी चेंज हुआ, तो रो तो एज इट इज। फिर अगर बात की जाए कि लंबाई कितनी है, तो कितनी है बच्चों? बी डिवाइड बाय एरिया की बात करते हो, तो एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया जो तुम्हें दिखाई दे रहा है पृष्ठ का, इधर से ही तो अंदर घुस रही है, ऐसे आ रही है धारा अंदर, तो ये वाला एरिया, तो ये अंदर कितना हो जाएगा? ए और सी। 3D में है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ए इंटू सी एरिया हो जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई विद सी। क्लियर है बच्चों? अगर मैं मान लो मैं कहूं कि धारा जो है वो इधर से अंदर गई, ये क्रॉस का मतलब है इधर से अंदर जा रही है और बाहर निकल गई पीछे से, बोर्ड के पीछे से, यहां से अंदर गई, ये एरिया था, यहां से अंदर गई और इधर से क्या होगी बच्चों? बाहर निकल गई। तो बताइए इस केस में हमारे पास में प्रतिरोध कितना आएगा? R3 बराबर, क्या मटेरियल चेंज हुआ? मटेरियल तो वही है, कॉपर का लिया था तो कॉपर ही रहेगा, तो रो एज इट इज। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? रो के बाद में लंबाई, तो बताओ कौन सी लंबाई से हो गए? धारा कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। तो बताइए ये हमारे पास में क्या थी? ए थी, ये बी थी, और अंदर वाली क्या थी? सी थी। ये वाली जो थिकनेस है ये कितनी थी? सी। तो अब तो ऐसे जा रही है, तो लंबाई का काम कौन करेगा? सी करेगा। बहुत बढ़िया। और क्या हो जाएगा? एरिया। तो बताइए जब इस तरीके से धारा अंदर जा रही है तो एरिया तो ये रहा, इसी एरिया से तो होके अंदर जा रही है धारा, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों? ए मल्टीप्लाई विद बी। तो अब जरा ध्यान से देखो इस टॉपिक को, तो तुम्हें यहां से कुछ कुछ बातें और समझ में आ रही है कि अगर मैं धारा के प्रवाह की दिशा को चेंज कर दूं, अगर उसी मटेरियल में, मटेरियल सेम है, उसी मटेरियल में धारा के प्रवाह की दिशा चेंज कर दूं, आंसर अलग अलग आएंगे, तो क्या मेरा प्रतिरोध, क्या किसी चालक तार का प्रतिरोध एरिया के साथ, लंबाई के साथ साथ धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है? बिल्कुल साफ करता है। और आंसर तुम्हारे सामने। तो R1, R2, R3 क्या तीनों की वैल्यू सेम आएगी? बिल्कुल सेम नहीं आएगी, तीनों की वैल्यू क्या होगी बच्चों? अलग अलग होगी। तो
तो यहां से एक और बात समझ में आ रही है कि धारा के प्रवाह की दिशा पर भी डिपेंड करता है। और एक पॉइंट और इसके अंदर आता है जिसके बारे में अब हाल फिलहाल में चर्चा नहीं करूंगा, केवल पॉइंट वाइज उसको लिख रहा हूं। ये पूरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे तब ये सारी बातें समझ में आएगी। इसका जो 5वां पॉइंट है वो है ताप पर। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ताप पर। ये जो टॉपिक है वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, जो कि इसके साथ समझ में नहीं आता है, इसको अपन अलग से किसी और वीडियो लेक्चर में समझेंगे। लेकिन अगर आपको राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, डेरिवेशन पूछे तो डेरिवेशन इसका जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में करवाया है वही है। लेकिन अगर उसके बाद में अगर वो केवल और केवल 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, तो बस ये 5 बातें। किस किस पे डिपेंड करता है? लंबाई पे निर्भर करता है। फिर दूसरा किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है। प्रतिरोधकता पे डिपेंड करता है। धारा के प्रवाह की दिशा पे डिपेंड करता है। और बच्चों किस पे डिपेंड करता है? ताप पर निर्भर करता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे हमारे पास में प्रतिरोध जो है इसके संयोजन कितने टाइप के होते हैं, उन संयोजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, कि संयोजन कितने प्रकार के होते हैं उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो आगे अपना जो टॉपिक आता है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। अभी न्यूमेरिकल्स भी लेंगे इनके ऊपर। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर न्यूमेरिकल्स तो करवा ही नहीं रहे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा जिसके अंदर कि आपके सारे टॉपिक जितने भी हमने पढ़े उनके अंदर बेस न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि आपने पिछली बार क्या पढ़ा हुआ है, क्योंकि टॉपिक जब तक आपका बेसिक तैयार नहीं होगा न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बढ़िया ढंग से पढ़ो, नोट्स बनाओ उसके प्रॉपर वे के अंदर, तो आपको बहुत बढ़िया वे में समझ में आएगा। और इसके अंदर जो है वो पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो, कोई कहीं कोई समस्या नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए प्रतिरोधों का संयोजन, तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने टाइप का होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि ये टॉपिक बहुत बेसिक टॉपिक है। बेसिक दरअसल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक के बारे में आप 10th क्लास के अंदर भी पढ़ते हो। जिन बच्चों ने साइंस अच्छी थी और उन्होंने पढ़ा भी होगा, ओम के नियम के बाद में आपको प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाया गया होगा। तो आज का जो ये लेक्चर है वो बहुत बेसिक लेक्चर होने वाला है इसके आगे वाला, क्योंकि इसमें से हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता हो। अगर पता नहीं है तो पता करिए, इसके बारे में पूरा ढंग से समझिए इसको, और पता है तो इसको आराम से वापस से एक बार मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम में आना है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहला कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा है बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा कौन सा होता है? बहुत बढ़िया, समांतर क्रम संयोजन, जिसको समांतर भी बोलते हैं और शुद्ध हिंदी में बोले तो पार्श्व क्रम संयोजन। क्लियर है बच्चों? तो 2 तरीके से अपन प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है सबको पता है भाई, मैंने पहले भी बता रखा है। प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? इस तरीके से ये प्रतिरोध होता है। और ये धारा के प्रवाह में क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। इलेक्ट्रॉन को दौड़ने से क्या करता है बच्चों? रोकता है। तो प्रतिरोध का सिंबल होता है। इसी सिंबल को अपन आगे अब काम में लेने वाले। क्लियर है? तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 टाइप का होता है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा कौन सा होता है? समांतर क्रम संयोजन। तो एक एक करके पढ़ते हैं इसको। तो देखिए पहला जो अपनी हेडिंग आती है, पहले हेडिंग डालते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होती है। तो डेफिनेशन इसकी देखे तो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें
प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होता है। ठीक बच्चों, तो क्या कह रही है डेफिनेशन, बड़ी आराम से समझ में आ रही है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध ऐसे जुड़े हुए हो जिनके अंदर प्रत्येक में जो धारा जा रही है वो सेम जा रही है। विभवांतर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, बहुत सारे इसके आगे लिख लेते हैं कि जिसमें विभवांतर अलग अलग हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर सारे प्रतिरोध सेम होंगे तो विभवांतर भी सेम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट वाली बात आती है वो है कि प्रत्येक में जो प्रवाहित धारा है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, समान होनी चाहिए। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। वापस से सुन लो, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा समान होती है, क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए इसका डेरिवेशन देखते हैं, बिल्कुल ही टाइम पास डेरिवेशन है, कोई इसमें स्पेशल बात नहीं है। तो आइए समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में प्रतिरोध है और तीन प्रतिरोध अपन बेसिकली लेके चलते हैं। ठीक है, तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो देखिए किस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा पहला प्रतिरोध, इस प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, तो मान लीजिए कि इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, R1। ये प्रतिरोध जो हमने यहां कनेक्ट किया है, प्रतिरोध बेसिकली किसी उपकरण का होगा। यहां प्रतिरोध का मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार तार ही ले, कोई ना कोई उपकरण होगा, बल्ब जोड़ देगा, ट्यूबलाइट जोड़ देगा, या फैन जोड़ देगा, या एसी जोड़ देगा, कोई भी उपकरण है जिसका प्रतिरोध होता है। बहुत बढ़िया। तो R1 हमारे पास में हो गया प्रतिरोध पहला। इसके साथ में हमने दूसरा प्रतिरोध कनेक्ट कर दिया। इसका बच्चों प्रतिरोध कितना है, R2। हम मान के चल रहे हैं कि सारे प्रतिरोध अलग अलग है। और तीसरा प्रतिरोध जो है बच्चों वो है, तो हमारा जो तीसरा प्रतिरोध हो जाएगा वो बच्चों कितना हो जाएगा, R3। ठीक है, तो ये तीन प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। और इन तीनों को हमने कैसे कनेक्ट कर रखा है, श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास पहला तार है, उस पहले तार का जो दूसरा वाला सिरा है, जो अंतिम सिरा है, उसके साथ में दूसरा तार जोड़ दिया। फिर दूसरे वाले का जो अंतिम सिरा है उसके साथ तीसरा तार जोड़ दिया। तो सारे के सारे तार कैसे हो गए बच्चों, श्रेणी क्रम में हो गए। क्लियर है। और ये जो तीनों तार है इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। और श्रेणी क्रम में जोड़ के बच्चों हमने क्या किया, यहां पे बैटरी कनेक्ट कर दी। यहां पे बेसिकली क्या कर दी बच्चों, बैटरी कनेक्ट कर दी हमने। तो बैटरी का ये क्या हो गया बच्चों, प्लस सिरा, और ये क्या हो गया, माइनस। तो ये तीन प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। और इन तीनों प्रतिरोध को हमने क्या किया बच्चों, बैटरी के साथ कनेक्ट किया। जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, हमको पता है कि आवेशों का प्रवाह होगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन वही अपवाह वेग के कारण भागेगा, वही सारे पुराने कॉन्सेप्ट। और उसके कारण क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का निर्माण होगा। और विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर होती है बच्चों, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, नॉर्मल सी कॉमन सी बात है। तो यहां से अगर देखा जाए तो जो विद्युत धारा होगी वो प्लस से माइनस की ओर ऐसे फ्लो होगी। अब जरा ध्यान दो, मैंने पहले भी कहा है कि जो धारा होती है वो पानी की तरह होती है। अगर रास्ता मिला तो बढ़ जाएगी। भाई पानी को अगर रास्ता मिल जाता है, पानी इधर से जा रहा है या इधर से, और इधर से दो तरफ पाइप लग गए, तो पानी इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। लेकिन अगर पाइप एक ही रखे तो पानी तो बिल्कुल सीधा जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो धारा भी पानी की तरह होती है। अगर रास्ता मिला तो बढ़ जाएगी, रास्ता नहीं मिला तो बिल्कुल कैसी चलेगी, सीधी चलेगी। तो जरा ध्यान से देखिए, जो यहां पे देखिए ये तार यहां पे, उसके बाद में कनेक्टेड दूसरा है, उसके बाद में कनेक्टेड तीसरा है। तो इन तीनों तार के लिए मतलब एक तरीके से एक पाइप की तरह ही है। तो जो धारा R1 प्रतिरोध में जाएगी वही R2 में जाएगी और वही R3 में जाएगी। तो ध्यान से देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन की डेफिनेशन समझ में आ रही है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, क्या कहलाता है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो यहां से धारा प्रवाहित हुई तो R1, R2, R3 तीनों के अंदर सेम धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन यहां बात की जाए विभवांतर की, बात किसकी की जाए,
विभवांतर की तो यहां पे ध्यान से देखिए, विभवांतर दो पॉइंट के बीच में लिया जाता है। विभव का अंतर दो पॉइंट होते हैं, तार के दो पॉइंट है उनके बीच में लिया जाए तो यहां पे तो पॉइंट सबके अलग अलग है। ये तार इन दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, ये तार इन दो पॉइंट के बीच में लगा हुआ है और ये तार जो है वो इन दो पॉइंट के बीच में, सभी के पॉइंट अलग अलग है। तो विभवांतर क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो इसके जो सिरों का विभवांतर है वो क्या लिखा जाएगा बच्चों, V1 विभवांतर। इसके सिरों का क्या हो जाएगा, V2 विभवांतर। और इसके सिरों पे क्या हो जाएगा, V3 विभवांतर। भाई सिंपल सी बात है, प्रतिरोध अलग अलग है, धारा सेम जा रही है, लेकिन विभवांतर दो टर्मिनल के बीच का होता है तो दोनों टर्मिनल अलग अलग है हर एक प्रतिरोध के। तो बेसिकली क्या हो गया, V1 V2 और V3। और बैटरी जो वोल्टेज सप्लाई कर रही है वो कितना है प्यारे बच्चों, V। ठीक, तो V वोल्टेज जो है वो तीन भागों में बट गया, V1 V2 और V3। क्यों, असलियत में इनको वोल्टेज मिल कहां से रहा है, बैटरी से मिल रहा है। तो ये जो वोल्टेज है वो तीन भागों में बट गया। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि जो ये वोल्टेज है, जो बैटरी से वोल्टेज मिल रहा है वो कुछ नहीं V1 V2 और V3 के योग के बराबर है। तो मैं यहां पे लिखना चाहूं तो यहां पे लिखा जाएगा कि V बराबर, ठीक है ना, थोड़ा सा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई जो बैटरी का वोल्टेज है वही तो V1 V2 V3 है। तो V बराबर क्या लिखा गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा गया। अब ओम के नियम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ से क्या कहते हैं भाई ओम जी, हाँ भाई क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR। बहुत बढ़िया, V इज इक्वल टू क्या होता है, I मल्टीप्लाई विद R होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, V की वैल्यू रखो तो क्या लिखा जाएगा, I मल्टीप्लाई विद R। जरा पहला विभवांतर बताइए तो V1 क्या होगा, V1 किसके, प्रतिरोध R1 के सिरों का विभवांतर है। तो V1 बराबर क्या होगा, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है R1 में, तो बताओगे I, क्योंकि धारा तो टूट नहीं रही है, धारा तो तीनों में सेम जा रही है, लेकिन इसके सिरों का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध कितना है इस तार का, R1। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं लिखूं I V1 की वैल्यू, तो V1 क्या लिखा जाएगा बच्चों, धारा तो I प्रवाहित हो रही है लेकिन प्रतिरोध कितना है, R1। क्लियर। दूसरे वाले की बात करो तो धारा तो I जा रही है लेकिन प्रतिरोध कितना है, R2। तो V2 की जगह पे इस फॉर्मूले से क्या लिखा जाएगा, I मल्टीप्लाई विद R2। और जरा तीसरे वाले के लिए बता दो तो I इंटू R3 हो जाएगा। सिंपल सी बात, बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इधर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से I कॉमन आके कट हो रहा है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। I मल्टीप्लाई विद R इज इक्वल टू, I ले लिया आपने बच्चों कॉमन, तो ये लिखा गया R1 प्लस R2 प्लस R3। I ने I को मार दिया, तो बोलो R लिखूं, इस R को बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बच्चों, तुल्य प्रतिरोध। इसको मैं जनरली आगे जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो इसको इक्विवेलेंट लिखूंगा, इंग्लिश में इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, तुल्य, कि इन सभी प्रतिरोध को हटा करके इसका अगर इफेक्ट देखा जाए, इसका प्रभाव देखा जाए, तो वो जो प्रभाव होगा वो R इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। बोलो मेरी बात क्लियर हो रही है। तो इस R को हटा के मैंने R तुल्य लिख दिया, तो बच्चों क्या हो गया ये कि R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हो तो श्रेणी क्रम में बच्चों फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पहले का प्रतिरोध प्लस दूसरे का प्रतिरोध प्लस तीसरे का प्रतिरोध। तो अगर मैं यही बात कहूं कि अगर n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, तो यहां पे मैं अलग से ले रहा हूं इसको, कि यदि n प्रतिरोध, बहुत सारे प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में संयोजित हो, तो बताइए क्या लिखा जाएगा, R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, और इस तरीके से कहां तक चले जाएंगे अपन, n प्रतिरोध तक। तो देखो क्या बन गया ये हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस RN
बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन बेसिकली क्या होता है कि दो या दो से अधिक ऐसे प्रतिरोधों का संयोजन जिनमें धारा का मान समान होता है। विभवांतर समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैं सारे प्रतिरोध सेम ले लूं तो सभी का विभवांतर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो विभवांतर के बारे में चर्चा नहीं करनी है, वहां पे सिर्फ आपको लिख के आना है धारा का मान समान हो तो क्या कहलाता है, वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर है बच्चों। अगर तीन प्रतिरोध जुड़े हैं, जनरली डेरिवेशन तीन के लिए, लेकिन क्वेश्चन कभी न्यूमेरिकल, जो मैं अभी आगे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इसके ऊपर बेस, काफी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेने वाले हैं हम आगे, ठीक है ना। तो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसके अंदर ये फॉर्मूला कई बार काम में आएगा श्रेणी क्रम का। क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं समांतर क्रम की ओर। तो हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम का दूसरा नाम पार्श्व क्रम संयोजन भी कह सकते हो आप। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन की डेफिनेशन पहले बनाते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन दी जाएगी। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य का विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान लिख के आना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक में धारा का मान समान होता है, श्रेणी क्रम संयोजन का कहलाता है। जबकि अगर वापस बात की जाए समांतर क्रम संयोजन की, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या बोला जाएगा बच्चों कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर, क्योंकि दो सिरों के बीच में विभव का जो अंतर होगा वो समान होगा, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा बच्चों, समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। तो आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास में प्रतिरोध है, वही तीन प्रतिरोध की कहानी समझते हैं, फिर n प्रतिरोध पे आ जाएंगे। तो मान लीजिए हमारे पास में तीन प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध इस तरीके से है, दूसरा प्रतिरोध इस तरीके से, और तीसरा प्रतिरोध जो है वो ऐसे। बोलो क्लियर है। तो हमारे पास तीन प्रतिरोध है। पहले प्रतिरोध को हमने मान लिया कि मान लीजिए इसका मान R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है और तीसरा प्रतिरोध कितना है बच्चों, R3 है। ये तीन प्रतिरोध है और इसी को कहते हैं पार्श्व क्रम। क्योंकि ध्यान से देखिए दो पॉइंट, अगर सभी के सिरे देखूं तो वो केवल दो पॉइंट पे कनेक्ट है। इसको मान लीजिए मैं A नाम दे देता हूं, इसको B नाम दे देता हूं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि R1 किन दो सिरों के बीच में जुड़ा है, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों, A एंड B के बीच में जुड़ा है। R2 प्रतिरोध किसके बीच में जुड़ा है, तो वो भी A और B के बीच में जुड़ा है। और R3 प्रतिरोध किसके बीच में जुड़ा है, तो वो भी A और B। मतलब कहने का मतलब है सभी का विभवांतर सेम हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट बदल ही नहीं रहे। श्रेणी क्रम में क्या था, पहला प्रतिरोध फिर दूसरे वाले का अलग स्टार्ट हो रहा था, तीसरे वाले का अलग स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इन दोनों की स्टार्टिंग और एंडिंग, तीनों की स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है।
इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि ये बेसिकली हमारे पास में समांतर क्रम संयोजन हो गया, क्योंकि इसमें विभवांतर क्या है बच्चों, समान है। बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा जाएगा कि मान लीजिए इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, भाई बैटरी से कनेक्ट करेंगे तभी तो धारा प्रवाहित होगी। तो ये लीजिए भाई साहब, बैटरी आ गई। जैसे ही आपने बैटरी जोड़ दी, इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेगा और भागने के कारण ही धारा बनेगी। तो मान लीजिए यहां से धारा विड्रॉ हुई, आई धारा विड्रॉ हुई और इसके सिरों का विभवांतर कितना है बच्चों, V। ठीक, तो विभवांतर हो गया V और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। अब जरा ध्यान से देखिए ए बिंदु को, मैंने अभी अभी आपको कहा था धारा पानी की तरह होती है, रास्ता मिलेगा तो बढ़ जाएगी, नहीं मिलेगा तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ध्यान से देखिए, यहां से इसको 3 रास्ते मिल गए, तो कुछ धारा R1 में चली जाएगी, कुछ R2 में, और कुछ क्या हो जाएगी बच्चों, R3 में चली जाएगी। तो यहां से मैं लिखूं तो यहां से धारा कितनी चली गई, I1। कुछ धारा तो मानेंगे कि I1 चली गई। इसमें कितनी चली गई, तो I2 चली गई। और इसमें कितनी चली गई प्यारे बच्चों, I3 धारा चली गई। अब ध्यान से देखिए, I1 धारा इधर से हो गई, इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी। ये तीनों धाराएं मिलके वापस से क्या बन जाएगी, I बन जाएगी, क्योंकि धारा अदिश राशि है और योग कैसा होगा, बीज गणितीय योग होगा। तो I धारा गई, ये तीनों धाराएं मिलके वापस I बन गई। बोलो क्लियर है। तो अब अगर मैं इसके डेरिवेशन की बात करूं कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि यहां धारा जो है वो 3 भागों में बट रही है। तो कुल धारा में अगर निकालो यहां पे, तो ध्यान दीजिए बच्चों कि कुल धारा जिसको मैं I लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो लिखा गया I1 प्लस I2 प्लस I3, यही हो गया। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं कि ओम के नियम से इसको बेसिक क्या लिखा जा सकता है, धारा और विभवांतर के बीच में रिलेशन, तो ओम्स लॉ से, ध्यान रखना ये ओम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, कई सारे चैप्टर में ये काम में आने वाला है। तो ओम्स लॉ से, ओम के नियम से क्या कहते हैं भाई ओम जी, V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई विद R। तो अगर मैं I की वैल्यू यहां पे लिखूं तो प्यारे बच्चों क्या लिखा जाएगा, I की वैल्यू V बटे R। तो मैं अगर कुल धारा को लिखूं तो कुल धारा क्या हो जाएगी, विभवांतर इन दोनों के बीच का V है और तुल्य प्रतिरोध इनका निकल के क्या आ जाएगा, R। तो मैं अगर इस I की जगह पे वैल्यू पुट करूं तो क्या हो जाएगा, V डिवाइड बाय R। ठीक, अगर मैं बोलूं पहली धारा कितनी होगी, तो ध्यान से देखिए विभवांतर तो सेम होगा, इसका भी विभवांतर V है, इसका भी V है, इसका भी V है, लेकिन प्रतिरोध सबका क्या अलग अलग। तो पहले वाले I1 के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा जाएगा, V बाय R1। फिर आ रही है दूसरी धारा I2, मैं इसमें सारे मान रख रहा हूं, ठीक है ना। तो I2 की वैल्यू मैं पुट करूं तो I2 क्या हो जाएगा, विभवांतर है V और प्रतिरोध कितना R2, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, V बाय R2। तीसरे वाले के लिए बात करूं तो विभवांतर कितना है V और प्रतिरोध कितना है R3। तो अगर बड़े ध्यान से देखें तो सिंपल सी मैथमेटिक्स लग रही है, ऊपर से V कॉमन आ रहा है तो लिखा गया V डिवाइड बाय R इज इक्वल टू, V ले लिया आप लोगों ने कॉमन, तो ये लिखा गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो अगर ध्यान से देखें तो V ने V को मार दिया। तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये लिखा जाएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट। अब बात समझ में आ रही है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या कह रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध की, इन तीनों को हटा के एक प्रतिरोध इफेक्टिव, कितना इफेक्टिव होगा उसकी बात की जा रही है। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो जब 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब बात कर लेते हैं n प्रतिरोधों की। तो यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो n प्रतिरोधों के लिए क्या लिखा जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर, यही टर्म R n तक चली जाएगी तो R1 प्लस R2 और ऐसे ही टाइम पास करते हुए कहां तक पहुंच जाएंगे, Rn तक पहुंच जाएंगे। सिंपल सा फंडा। तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, समांतर क्रम में जुड़ा हो तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 होता है। कोई इसमें स्पेशल बात नहीं है। आज का जो लेक्चर पढ़ा है वो बहुत ही बेसिक रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए ये हमारे पास आ गया। अब देखो इसके अंदर कई बार क्या होता है, हालांकि फॉर्मूले तो अपन यही लगाएंगे, लेकिन बहुत बार जब अपन न्यूमेरिकल, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा
तो उसके अंदर मैक्सिमम टाइम पे 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे। तो 2 प्रतिरोधों के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, एक डायरेक्ट ही याद रखो, आप लोग बता देता हूं, फिर उसके बाद डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद कर लेना ताकि वो लंबे समय तक आपके दिमाग में टिका रहे और उसके बाद में न्यूमेरिकल्स करो तो बड़ी आसानी हो उससे करने में। ठीक है ना बच्चों। तो अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, तो अगर आपके 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े तो देखिए कैसे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए ये प्रतिरोध हो गया R1, ये प्रतिरोध हो गया R2। इस प्रतिरोध का नाम R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, इसको किसी बैटरी वगैरह से, वो सारी बातें सेम है। ठीक है, मैं यहां R तुल्य की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं आपको कहूं कि R तुल्य इसका निकालो, तो बेसिकली बच्चों क्या लिखोगे, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यही होगा भाई, नॉर्मल से हमने पिछले स्लाइड के अंदर देखा भी है। तो ये लिखा गया 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू, नीचे ले लो एलसीएम, R1 R2, तो ये बन जाएगा R2 प्लस R1। तो अगर मैं यहां R इक्वलेंट लिखूं तो ये उल्टा हो जाएगा, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, तो ये ऊपर आ गया, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को कि अगर 2 प्रतिरोध मैक्सिमम टाइम पे आपके पास 2 प्रतिरोध होंगे, अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इस फॉर्मूले से थोड़ा सा बचो। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों मैक्सिमम टाइम पे तुम्हारे बोर्ड के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो अधिकतर टाइम पे 2 प्रतिरोध लेके सॉल्व करने। 3 प्रतिरोध होगा तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर 2 प्रतिरोध आते हैं तो उस केस में ऊपर कर दो गुणा और नीचे कर दो जोड़। भाग के अंदर ऊपर की ओर गुणा कर दो दोनों का, नीचे क्या कर दो, जोड़ कर दो। इससे होगा क्या कि आपको जो कई बार जब हम बोर्ड की कॉपीज देखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, 1/R इक्वलेंट तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसको उल्टा करना भूल जाते हैं, फिर वो आंसर लिख के आ जाते हैं, फिर वो आधा 1 नंबर कट जाता है। तो वो भी क्यों कटने दे अपन। तो इसके लिए जरूरी है कि जब भी कभी 2 प्रतिरोध जुड़े हुए आए तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला क्या लगा दो बच्चों, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर फटाक से निकल जाएगा, ज्यादा इसमें कोई आपको माथापड़ी भी नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर हो रही है बच्चों। तो लेकिन अगर 3 प्रतिरोध आ गए, मैं वापस कह रहा हूं, अगर 3 प्रतिरोध आ गए तो यह फॉर्मूला काम करने वाला नहीं है। इसके लिए आपको फिर वापस से उसी फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत कम केस में आएगा। राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे या सीबीएसई के क्वेश्चन देंगे तो उनके अंदर मैक्सिमम टाइम पे, हालांकि प्रतिरोध का नेटवर्क तो बहुत बड़ा दिया हुआ होता है, लेकिन अपन धीरे धीरे करके उसको जब सॉल्व करते हैं एक एक स्टेप वाइज, तो मैक्सिमम 2 प्रतिरोध काम में आते हैं। वो भी देखेंगे अपन, अगले जो क्लास है वो न्यूमेरिकल्स की है। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें आज जो पढ़ा वैद्युत प्रतिरोध के बारे में, कि वैद्युत प्रतिरोध कारक उसके 2 और पढ़े हैं, कि धारा की दिशा पे निर्भर करता है वैद्युत प्रतिरोध, और ताप पे। मैंने अभी ताप को नहीं समझाया, सिर्फ लिखवाया है। ताप के बारे में अलग से एक वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें आपको सारी बातें समझ में आएगी। फिर हमने दूसरी बात क्या पढ़ी, वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, और दूसरा क्या था बच्चों, समांतर क्रम संयोजन था। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, धारा का मान समान रहता है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच का विभवांतर सेम रहता है। तो एक में R1 प्लस R2 प्लस R3 वाला फॉर्मूला आता है, और एक के लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आता है। क्लियर हो रही है बच्चों बात। तो आप बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हो, आपके कमेंट देखता हूं काफी बढ़िया, मेरे को संतोष मिलता है, क्योंकि आप लोग जब सही से पढ़ते हो तो मेरा पढ़ाना सार्थक होता है। तो इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, तो आपको फिजिक्स के अंदर जो एक मैजिकल आंकड़ा होता है 100 आउट ऑफ 100, उसे लाने से कोई नहीं रोक सकता। काफी बढ़िया से आप मेहनत कर रहे हो और आगे भी करते रहिए। क्लियर है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों ने सही से पढ़ा भी होगा इसको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, सारी बातें आपको सही से समझ में आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों तक, जो 12th क्लास के दोस्त हैं आपके, उन तक पहुंचाइए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे को इसका लाभ मिल सके। और हमारे एपेक्स के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।